हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो से हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें आपका पेपर वन रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने काफी बार नोटिफिकेशन निकाला है कि उनके यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। तो जल्दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत से स्टूडेंट्स का हमें कमेंट आ रहा था कि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो लेकर आई है, हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपके लिए कंप्लीट कोर्स और डेली सेशंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोर्स हमारा परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपके साथ शो हो रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। और आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता दूं कि पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और हर एक फैकल्टीज वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सिलेबस फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में हमारे थियोरी, एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप वही इंटरनेट से अगर देखते हो तो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है और आपको पता नहीं होता कि प्रॉपरली किस सीक्वेंस में आपको, किस टॉपिक वाइज में आपको स्टडी करना है। तो सारी चीजें हम हमारे कोर्स में यहाँ पर आपको बता रखी है विद द मिनिमम प्राइस एंड 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे ही कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत कम डेज है, तो इन कम डेज में हमारे कोर्स के थ्रू आपको हम अच्छे से अच्छा गाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे आपको सारे गाइड करने की या फिर सारे इंस्ट्रक्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स में। तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, मीन, मीडियन एंड मोड आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या होते हैं। सो रिमेंबर, मीन, मीडियन एंड मोड आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड का यूज करते हैं। सो पहले हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है एंड देन उसके बाद हम ये तीनों भी टर्म्स देखेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो टर्म होता है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की टिपिकल और यू कैन से मिडल और सेंट्रल वैल्यू को बताती है। अब मान लो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपने कुछ डेटा कलेक्ट करा और आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो आपका जो डेटा है आपने कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, आपने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी वर्ड से आपका वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके पास डेटा है, आपने उस डेटा को कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करा और इस डेटा में जो मिडिल और जो सेंट्रल वैल्यू होंगी ये हो जाएगी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी टर्म्स का यूज करते हैं। अब मीन क्या होता है? मीन जिसको हम ये भी कहते हैं कि एवरेज वैल्यू। अब मान लो मेरे पास कोई तीन वैल्यूज है x1, x2 एंड x3। अब मुझे इन वैल्यूज का मीन निकाला है तो मैं कैसे निकालूंगी? x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों भी वैल्यूज को ऐड कर और जितने वैल्यूज है उससे मैं डिवाइड कर दूंगी। सो ये मेरी हो जाएगी मीन। अब मीडियन क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू। अब जैसे मेरे पास ये डेटा था x1 प्लस x2 प्लस x3, इस डेटा में मेरी मिडिल वैल्यू हो जाएंगी x2। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ तो मैं सेकंड नंबर पर जो वैल्यू आती है वो x2 आती है और राइट साइड से भी जो मैं वैल्यू देखूंगी सेकंड नंबर पर मेरा x2 आएगा। सो इस डेटा में मेरी जो मिडिल वैल्यू होंगी वो होंगी x2। मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। एंड मोड क्या होता है? आपके डेटा में एक ऐसी वैल्यू और एक ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है x1
प्लस x1 x2 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 x3 x4। अब ये मेरे पास जो डेटा है इसमें एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? x2 x2 एंड x2, ये मेरी 3 बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इस केस में मेरी जो मोड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x2। तो मीन, मीडियन एंड मोड को मेजर करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। सो मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, eliminating a respondent survey due to many questions being left blank is referred to as। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि डेफिनेशन किस डिलीशन की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, अगर मान लो एक फॉर्म दिया गया है रिस्पोंडेंट्स को और उस फॉर्म में रिस्पोंडेंट ने कुछ क्वेश्चंस ब्लैंक रख दिए, कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं किए, तो इस केस में क्या होता है, उनका जो पूरा फॉर्म होता है पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है, पूरे फॉर्म को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कौन से डिलीशन की डेफिनेशन होगी? सो ये आपकी डेफिनेशन होगी केस वाइज डिलीशन की। तो रिमेंबर, आपको डिलीशन में जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है बस वही याद रखनी है। फर्स्ट पेयर वाइज डेफिनेशन एंड सेकेंड इज केस वाइज डेफिनेशन। अब पेयर वाइज डेफिनेशन क्या होती है? मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है x1 x2 एंड x3, आपके पास ये 3 क्वेश्चन है। ओके, तो आपने क्या करा, ये x1 का आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन आपने x2 और x3 को रिस्पॉन्स कर दिया। तो इस केस में पेयर वाइज डिलीशन में क्या होता है, रिसर्चर इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये जो x2 x3 क्वेश्चंस होंगे ना आपके, उसको रिसर्चर एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनका जो आपका रिस्पॉन्स है उनको एनालाइज करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। बट आपने जिसको ब्लैंक रख दिया, जिस क्वेश्चन को, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और जिसको फिल किया है उसको एनालाइज करेंगे, उस क्वेश्चंस को, उनके आपके रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन केस वाइज डिलीशन में क्या होता है, अगर आपने x1 का यहाँ पर आपने जैसे कि सेम एग्जांपल इसके भी लिए हम लेंगे, x1 का जैसे आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन x2 x3 का आपने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इस केस में क्या कर देंगे रिसर्चर, आपका जो पूरा फॉर्म है उसको डिलीट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। सो ये होता है आपका केस वाइज डिलीशन का डेफिनेशन। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस वाइज डिलीशन क्या होता है, अगर आपने आपके जो फॉर्म है, जो सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं करा, उसको ब्लैंक रख दिया, सो रिसर्चर पूरा का पूरा आपका फॉर्म डिलीट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन पेयर वाइज डिलीशन क्या होता है कि आपका जो मान लो एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने जो जो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करा है, रिसर्चर्स को एनालाइज करेंगे, ना कि पूरे फॉर्म को डिलीट कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन केस वाइज में क्या होता है, रिसर्चर अगर आपने एक भी क्वेश्चन को, अपने जो भी क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स नहीं करा है, ब्लैंक रख दिया, तो रिसर्चर पूरे के पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सो ये आपकी हो जाएगी केस वाइज डिलीशन की डेफिनेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, सो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनकी बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, क्या उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी।
इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। ओके, इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो। तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थ्योरी को डेवलप करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, the restrictions that a researcher places on the study before gathering the data are called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे restrictions जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में प्लेस करते हैं डेटा को गैदर करने से पहले। सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस। डिलिमिटेशंस क्या होते हैं, वो फैक्टर होते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल कैसा होगा डिलिमिटेशंस, मतलब कि रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा उस पर जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं, तो रिसर्चर के कंट्रोल में कोई कोई थिंग्स होती है, जैसे कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, कहाँ से सैंपल लेना है, कितना डेटा कितना कहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, कौन से मेथड से मैं सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगा, कितना सैंपल होना चाहिए। सो ये सारा रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। सो रिस्ट्रिक्शंस मतलब यही होता है कि जिनको रिसर्चर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सो ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं, सो उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिलिमिटेशन। देन अब रह गई बात आपकी ऑप्शन डी लिमिटेशंस की। सो डिलिमिटेशंस और लिमिटेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है। लिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे टाइम, अब मान लीजिए कोई रिसर्च लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। सो टाइम को रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते अपने रिसर्च स्टडी में किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले। देन और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इक्विपमेंट, मतलब जो भी रिसर्चर के लैब में इक्विपमेंट होंगे रिसर्चर को उसको यूज करना है, रिसर्चर के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सो रिसर्चर इस चीज को भी आपके रिसर्च में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो डिलिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, और लिमिटेशन का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए assumptions। assumptions क्या होता है, assumptions ऐसे थिंग्स और ऐसे चीजों को कहते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये पूछ नहीं रहा है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो आप सभी को पता होगा, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ मैथ्स होती है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे आप, कि आपके पास कोई डेटा होता है, आप उसका मीन निकालोगे, मीडियन, मोड, उस तरीके से आप किसी भी डेटा को एनालाइज करोगे। तो ये आपके मैथ्स का ब्रांच आता है। तो इस केस में आप कोई डेटा को गैदर उधर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नहीं हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है। आपको डायरेक्टली जो भी ऑप्शन इनकरेक्ट है पहले उसको इनकरेक्ट कर देना है, और जो करेक्ट है, जैसे यहाँ पर आपके जो आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी और डी में ही कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन ए और बी का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। सो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च में कंट्रोल करता है किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले, सो उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिलिमिटेशंस। नेक्स्ट,
If alpha is equals to 0.05 and beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपके अल्फा की वैल्यू 0.05 है एंड बीटा की वैल्यू 0.10 है, देन इस केस में आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की वैल्यू क्या होगी? पावर ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्टली reject the null hypothesis। मतलब कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होगा कि आप करेक्टली आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, करेक्ट वैसे आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कितने परसेंट चांस होगा, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.10, सो 1 माइनस 0.10 होता है आपका 0.90। तो रिमेंबर इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है, ओके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, सो 1 माइनस 0.10 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 0.90, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि कितने परसेंट चांस है कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपका 90% ये चांस होगा कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। नेक्स्ट, the steps taken to solve a problem are given below. Arrange them in a correct order. First, analyze. Second, test. Third, implement. Then evaluate, document, design and last is develop. इस क्वेश्चन में हमें हम रिसर्च में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन हैं, और जो स्टेप्स हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जैसे हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कोविड डिसीज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब कोविड डिसीज नहीं आई होंगी तो रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, कैसे सीक्वेंस में फॉलो करा, हमें वो करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। अब मान लो हमने जैसे देखा अभी कोविड एक प्रॉब्लम है, देन जब ये प्रॉब्लम आई होंगी तो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर ने उसको एनालाइज किया होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा। तो एनालाइज आपका फर्स्ट स्टेप में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एनालाइज आएगा आपका, मतलब कोविड को किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन जिन लोगों में कोविड डिसीज देखी गई उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही होंगी। तो एनालाइज ये आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा। एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद देन आप उसको डिजाइन करोगे, डिजाइन आपका सेकंड स्टेप में आएगा। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन का मतलब होगा कि आप आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप मेथड चूज करोगे, आप प्लानिंग करोगे। डिजाइन का मतलब ये होता है कि प्लान करना, कुछ प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। देन डिजाइन करने के बाद आप डेवलप करोगे उस प्रॉब्लम को। डेवलप का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या मैं ऐसा करूँ तो उसका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्या मैं ये ड्रग बनाऊं या फिर मैं वैक्सीन बनाऊं तो ये डिसीज और ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। ओके, तो मैं डिजाइन करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को डेवलप करूंगी, तो डेवलप आपका थर्ड पर आएगा। देन उसके बाद डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे, टेस्ट आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। ओके, मतलब आप टेस्ट करोगे, आप कुछ लोगों को वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन देकर देखोगे कि उनमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, टेस्ट करोगे। ओके, टेस्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो भी देखा है, जैसे अपने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को आपने ड्रग देकर देखा, कुछ को वैक्सीन देकर देखा, और देखा कि उनकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उन जो कोविड प्रॉब्लम है क्या उनसे क्योर हो रहे या फिर नहीं हो रहे वो ड्रग और वैक्सीन लेने से। आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेजर करोगे चीजों को, कितने लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ड्रग और वैक्सीन हमने दोनों देकर देखा, तो आप ये देखोगे कि कितने लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं। मान लो
70 लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं और सिर्फ 30 लोग जो है वो वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पर ये देखा कि कितने लोग क्या क्या लेने से, ड्रग लेने से और वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। देन इम्प्लीमेंट के बाद, इम्प्लीमेंट आपका 6 पर आएगा, देन लास्ट इज इवैल्यूएट, इवैल्यूएट आपका 7 पर आएगा। मतलब आप इवैल्यूएट कर दोगे कि यस अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर ड्रग इफेक्टिव है, ये इवैल्यूएट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, for nominal data, the only measure of central tendency that can be applied is, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपके पास नॉमिनल डेटा है, उस केस में आपको उस डेटा को मेजर करना है, देन आप कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर कर उस डेटा को मेजर करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे हम देखते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। उसमें आपको यहाँ पर गिवन है नॉमिनल। नॉमिनल डेटा, नॉमिनल स्केल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में आपके पास डेटा नहीं होता है। आप क्या करते हो नॉमिनल डेटा में, लोगों के फीचर्स के हिसाब से, कोई भी चीज के फीचर्स के हिसाब से उनको बस डिवाइड करते हो कैटेगरीज में। ओके, तो जो भी इनके फीचर्स हो, जो भी सिमिलैरिटीज होंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस से आप उनको कैटेगराइज करते हो, उनको डिवाइड करते हो। सो ये होता है आपका नॉमिनल डेटा। अब नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप कौन से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ मोड। और मोड क्या होता है, मोड जैसे कि हमने देखा था अभी, मोड का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। मोड को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट भी कहते हैं, आपको याद रखना, मोड को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। आपके पास जो भी डेटा होगा उस डेटा में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वो आपका हो जाएगा मोड के अंदर। ओके, सो उसी तरीके से मोड में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो भी आपके पास फीचर्स होंगे, जो भी रिपीट हो रही होंगी, तो नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप मोड का इस्तेमाल करोगे। मोड के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो, रिमेंबर मोड में आपको जरूरी नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डेटा हो। लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन अगर जब आप कैलकुलेट करते हो, मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी मीडियन, मीडियन क्या होती है, आपके पास जो भी डेटा होता है उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू का आप कहते हो मीन। सो यहाँ पर मीडियन में भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल डेटा में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है। सो हम इस केस में कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोड। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोड। नेक्स्ट, Which one of the following represent highly negative correlation? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिमेंबर, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ये आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ओके, और वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ओके, परफेक्ट, क्योंकि -1 है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मींस आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। ओके, आपको ये याद रखना है, अगर आपका जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होती है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन, आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब
इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर कौन सी वैल्यू होगी जो कि आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की कौन सी वैल्यू होंगी जो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बताती है बिटवीन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे 0 तो होगा ही नहीं, अगर 0 होता तो कुछ ना कुछ रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो 0 तो होगा नहीं, 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको -0.9, -0.1 एंड -0.5, तो -0.9 आपकी यहाँ पर होगी, देन -0.1 कुछ यहाँ पर लाई करेगी और 0.5 माइनस यहाँ पर लाई करेगी। तो -1 से कौन सा पॉइंट और कौन सा नंबर नजदीक है? -0.9। तो अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.9 होती है तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो गए बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए -0.9। नेक्स्ट, if an interview is conducted with a respondent who does not meet the qualification for study, what kind of bias has occurred? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया जिसमें ऐसे रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करे गए जो वो स्टडी के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। तो ये कौन से बायस का टाइप होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे मतलब इस क्वेश्चन का मैं आपको और इजी वे बताती हूँ और इजी तरीके से समझाती हूँ। मान लो रिसर्चर का एम था, यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना था ऐसी फीमेल्स जिनकी एज अबव 40 है। ओके, ऐसे लोगों, ऐसे फीमेल्स पर रिसर्चर को स्टडी करना था, लेकिन रिसर्चर ने बाय मिस्टेकली ऐसी फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया जिनकी एज अबव 30 है लेकिन 40 से कम है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने जो फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया, वो फीमेल्स इस केस में रिस्पॉन्स करेंगी, ये फीमेल्स रिस्पॉन्स करेंगी क्योंकि इनको सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो स्टडी का एम था, जो स्टडी का टॉपिक था, वो तो था रिसर्चर का जो फीमेल्स ऐसी जिनकी एज अबव 40 है उन पर रिसर्चर को स्टडी करना था। लेकिन इस केस में जो रिसर्चर ने क्या कर लिया, ऐसी फीमेल्स चूज कर लिया जिनकी एज 30 से ज्यादा है लेकिन 40 से कम है। सो इस केस में रिसर्चर को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा, रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो ये आपका हो जाएगा रिस्पॉन्डेड बायस में। तो ये आपकी जो डेफिनेशन गिवन है, जो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, ये हो जाएगी आपकी रिस्पॉन्डेड बायस की। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए पोजीशन बायस। पोजीशन बायस क्या होता है? जिसमें रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, मान लो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। अब रिस्पोंडेंट क्या करेंगे, जो टॉप के क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से फिल करेंगे और जो बाकी के रिमेनिंग है उसको इग्नोर कर देंगे, इतने अच्छे से नहीं देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन बायस में। तो ये आपको जो आपको डेफिनेशन गिवन है ये पोजीशन बायस की डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी लाइफस्टाइल बायस। अगेन ये लाइफस्टाइल मतलब ये कोई लाइफ से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी नॉन रिस्पॉन्स बायस। नॉन रिस्पॉन्स बायस क्या होता है कि आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कुछ ही रिस्पॉन्स ना मिले, कुछ ही इंफॉर्मेशन ना मिले, लेकिन इस केस में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है लेकिन जो वो रॉन्ग है। ओके, आपको यहाँ पर इस केस में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्पॉन्डेड बायस। रिस्पॉन्डेड बायस क्या होता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिले वो रॉन्ग मिल जाती है और रिसर्चर ऐसे रिस्पोंडेंट को चूज कर लेते हैं जो वो स्टडी के लिए क्वालिफाइड नहीं है। सो उस केस में रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल जाता है, सो वो आपका हो जाएगा रिस्पोंडेड बायस में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्पोंडेड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements on testing of hypothesis is always true? इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ट्रू है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका p वैल्यू, फर्स्ट होता है p वैल्यू एंड सेकेंड होता है अल्फा वैल्यू। अब p वैल्यू क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एरर्स, मतलब कि अगर आपने कोई टेस्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आपके कितने एरर्स आ रहे हैं, सो वो हो जाएगा आपका p वैल्यू में। और अल्फा वैल्यू जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप आपके जो एक्सपेरिमेंट है और टेस्ट में आप अपना कितने परसेंट अपने एरर को अलाउ करा है, कितना आपने एरर अलाउ करा है, कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट एरर मैं अलाउ कर दूंगी, इतने परसेंट आप पहले से ये कर देते हो कि मैं इतने परसेंट अपने एक्सपेरिमेंट में टेस्ट में एरर्स अलाउ करूंगी। सो वो आपका हो जाएगा अल्फा वैल्यू में, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अब आपको
दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन अल्फा वैल्यू होती है, मतलब लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। ओके, देन सेकेंड केस है, आपकी जो पी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है, ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस वैल्यू है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। पी वैल्यू अगर आपकी लेस देन अल्फा वैल्यू है देन आप उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है देन उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है when the null hypothesis is rejected at 5%। तो ऑप्शन ए का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, क्या अगर आपने आपकी नल हाइपोथेसिस को 5% पर रिजेक्ट कर लिया। ओके, मतलब इस केस में आपकी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन 0.05 है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, 5/100 अगर आप करते हो तो हो जाएगा आपकी 0.05। ओके, अपने नल हाइपोथेसिस में आपका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो आपने डिसाइड कर लिया कि 5% हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस को मैं एरर अलाउ किया आपने। ओके, तो 0.05 आपका क्या हो जाएगी, आपकी अल्फा वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट केस क्या गिवन है आपको, ऑप्शन ए में फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस आपने उसको 5% पर रिजेक्ट कर लिया। देन इसी ऑप्शन का सेकेंड पार्ट है, it is always rejected at 1% level of significance। मतलब आपकी जो p वैल्यू है इस केस में ये लेस देन 0.01 होंगी। 1% का क्या मतलब होता है, 1/100। 1/100 अगर आप करते तो 0.01 वैल्यू आती है। ओके, सो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 0.05 जो वैल्यू है मेरी ये p वैल्यू से कम होगी। ओके, तो मैं क्या ये भी कह सकती हूँ कि 0.01 जो है ये p वैल्यू से कम, 0.01 जो है मेरी p वैल्यू जो है इससे कम ही होगी? नहीं, क्योंकि अगर 0.05 से कम आ रही है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 0.05 से p वैल्यू कम आ रही है, मतलब वो 0.04 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, 0.02 हो सकता है। लेकिन सेकंड क्या बोल रहा है, 0.01 से भी कम होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर 0.02 हो गया तो ये क्या हो गई, ये हाइपोथेसिस तो इनकरेक्ट हो गई, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। देन सेकंड, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 1%। मतलब यहाँ पर आपका p वैल्यू जो होगा, p वैल्यू इज लेस देन 0.01। 0.01 पे आपका जो अपने एरर, ये अल्फा वैल्यू है, ओके, आपने ये एरर अलाउ करा है 0.01 पे, तो यहाँ पर 0.01 से आपकी p वैल्यू कम होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट में गिवन है ऑप्शन बी का। देन सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब ये अगर p वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएंगे इस केस में लेस देन 0.05। अगर ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 0.01 से आपकी p वैल्यू कम है, देन ऑब्वियसली 0.05 से भी कम ही होगी। ओके, अगर मैं लेती हूँ 0.08, मान लो 0.08 वैल्यू ले रही हूँ मैं, तो ये 0.01 से कम ही है। या फिर सॉरी 0.00 वैल्यू ले रही हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल 0.00 वैल्यू लिया मैंने। ओके, तो मैं 0.00 वैल्यू ले रही हूँ तो ये 0.01 से कम ही है। ओके, तो 0.00 जो वैल्यू है ये तो 0.05 से भी कम है, तो ये तो पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज करेक्ट अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। When the null hypothesis is rejected at 1%, it is also rejected at 5% level of significance। So यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।